नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। कर्क लगन और श्लोक संख्या 3 और 4 की व्याख्या करेंगे। ये आपका श्लोक संख्या 3 और ये 4 और ये भावार्थ रत्नाकर की बात हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि हम भावार्थ रत्नाकर को क्रम से बताना चाहते हैं और सभी लग्नों की चर्चा आपके समक्ष रखना चाहते हैं ताकि आप अच्छी तरह से फल को कहने में सक्षम हो सकें। आप देख ही रहे होंगे कि पाठ संख्या, फलित ज्योतिष पाठ संख्या 250 से ऊपर आपके पास हो चुका होगा। वहाँ भी हम लोग अभी भावाश्रय फल की बात करते हैं जो लग्न के ऊपर आधारित। तो समझ बहुत मजबूत हो जाए इसके लिए हम बहुत बारीकी से और धीरे धीरे सभी पाठ आपके समक्ष लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और कर्क लगन की ही बात करते हैं। तो इस लग्न का स्वामी चंद्रमा, ये हम लोग जानते हैं। अब यहां श्लोक क्या कहता है इसी को समझने का प्रयास करते हैं और भावार्थ के साथ साथ हम अपनी व्याख्या आपको देते हैं। आप सहमत हैं तो भी कमेंट कीजिए और किसी वजह से आप असहमत हैं तो भी स्पष्ट रूप से कमेंट कीजिए। हम आपका जवाब पुनः देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं। कर्की जातस्य शुक्रस्तु व्ययस्तो धनगो अपीवा। यहां शुक्र को व्यय स्थान में बोलता है कि समझिए, आप यहां रखने का प्रयास कीजिए। अब कर्क लग्न में शुक्र की बात जैसे ही आ गई तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना होगा कि शुक्र को कहां कहां का स्वामित्व प्राप्त है। तो शुक्र को देखिए कहां का स्वामित्व प्राप्त है, लाभ का और चतुर्थ स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, सुख स्थान का और लाभ स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। अब रिलेशन की बात करेंगे। चंद्रमा शुक्र को मित्र नहीं मानता है, शम मानता है और शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है। उसके बावजूद भी चूंकि चंद्रमा सम मानते तो देखिए एक तरफ यहां लाभ और सुख देने के लिए बैठे हुए हैं। आगे क्या है कि शुक्र द्वादश स्थान में हो, शुक्रस्तु व्ययस्थो धनगो अपीवा योग प्रदस्तु भवति ह्यन्यत्र नाहि योगतः। यहां अन्यत्र भवति, अन्यत्र नाहि योगतः। अब कहता है कि यदि द्वादश स्थान में शुक्र हो तब तो वो योगप्रद होगा और अन्यत्र यहीं कहीं स्थित हो तब फिर योगप्रद नहीं होगा। किस लगन में? कर्क लगन में। हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष में शुक्र को द्वादश स्थान में जाने का दोष ज्योतिष में नहीं बताया क्योंकि कालपुरुष में द्वादश स्थान में ये उच्च के कहे गए हैं और सांसारिक सुख भोग की बात 7वें के बाद द्वादश से होती है, इसीलिए शुक्र के लिए वो प्रिय स्थान भी कहा जाता है। अब यहाँ सुख से बात कर ले तो ये सुख से नवम है और लाभ से बात कर ले तो लाभ से धन स्थान में है। ठीक है, लग्न से व्यय स्थान में है, लेकिन लग्न से व्यय स्थान में जाने का जब दोष नहीं लगता तो फिर इनकी जो दो राशियां हैं उनसे जरा चेक करते हैं तो लाभ से धन के लिए चला गया और यहाँ चतुर्थ स्थान से ये भाग्य स्थान में है। ये भी कारण है कि शुक्र को यहाँ योगप्रद कहा गया है। हम आप क्या कहेंगे? सुखेश बार में चला गया, लाभेश बार में चला गया, कहाँ से फल होगा? और यहाँ हमारे शास्त्रकार रामानुजाचार्य हमको समझाने का प्रयास करते हैं, चूंकि ये अपने स्थान से बहुत ही अच्छे स्थान में गए हैं और इनको द्वादश जाने से दोष नहीं लगता, इनके कारकत्वों की हानि द्वादश जाने से नहीं होता। इसीलिए यदि शुक्र कर्क लगन में द्वादश में स्थित हो तो योगप्रद होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो पहला श्लोक है इस पाठ का ये समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब यहां कहता है कर्की जातस्य भौमे ज्य चंद्रास्य धनगो यदि।
रवि शुक्रो पंचमस्तो धनवान भाग्यवान भवेत। अब चंद्रमा यहाँ स्थित हो और रवि सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य और शुक्र यहाँ स्थित हो पंचम स्थान में, तो ऐसे में कहते हैं कि जातक धनवान भी होगा और भाग्यवान भी होगा। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसको समझने का जरूरत है। अब यहां भौमेज्य चंद्रास्य धनगोप, यहां चंद्रमा के साथ मंगल को भी रखा गया है, ये आप लोग समझिए। तो सबसे पहले अलग अलग हम करके देख लेते हैं, फिर एक साथ रख के देखेंगे। और उसके बाद कहता है रवि शुक्रो पंचमस्थो, ये हमने लिख दिया धनवान भाग्यवान, धनवान भी होगा और भाग्यवान भी होगा। कौन सी ऐसी युति हो गई, क्या योग बन गया जो कर्क लगन में ये स्थिति होने से धनवान और भाग्यवान भी होंगे। तो देखिए ये मंगल जो है वो पंचम का स्वामी है, पंचमेश धन स्थान में, और सूर्य धन का स्वामी है, धनेश पंचम स्थान में। तो वो एक्सचेंज है, और धन के साथ त्रिकोण का एक्सचेंज, वो भी पंचम स्थान का। और वो दोनों ग्रह ऐसे हैं जो बड़े फोर्स में ताकत के साथ काम करते हैं। तो ऐसे जातक बहुत विवेकी होंगे और धन के लिए हमेशा प्रयासरत होंगे। अगर इसमें सूर्य और मंगल की दशा प्राप्त होती है तो विशेष रूप से धन प्राप्त करेंगे। ये तो धन और पंचम। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि द्वादश लग्न, अच्छा वहां से तो हमको ये भी कहा गया कि आपको ज्योतिष नहीं आती, छोड़ दीजिए, तो मैंने क्षमा मांगा उनसे। तो कहते हैं कि द्वादश और लग्न का एक्सचेंज भी अच्छा होगा, ये नहीं होता। धन लाभ का एक्सचेंज हो जाए, ये धन और लाभ को अलग से देखने के बाद सिर्फ केंद्र त्रिकोण के ही एक्सचेंज को अच्छा माना गया। बाद बाकी 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ यदि किसी का एक्सचेंज है, परिवर्तन राजयोग है, तो वो बिल्कुल साधारण फल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि क्या है कि लाभेश के साथ सूर्य, कौन, धनेश, और पंचमेश की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर। सुंदरता देखिए या स्थिति देखिए कितना सुंदर है। लाभेश सुखेश किसके साथ, धनेश के साथ, और धनेश क्षमा चाहेंगे पंचमेश पंचम स्थान को देख रहा है, और पंचमेश जो है वो आपके कर्मेश भी हैं। तो कर्मेश, पंचमेश और लग्नेश की युति बहुत अच्छी हो गई। और साथ में शुक्र लाभ और इसके स्वामी हैं वो यहाँ है, और शुक्र यहाँ स्थित होकर के लाभ स्थान को देख भी रहे हैं। तो क्या ये नहीं कहेंगे कि सूर्य की दृष्टि है तो कुछ हानि होगी? होगी, लेकिन जब स्वामी स्वयं अपने घर को देख रहा है तो हानि होने से बचाने में शुक्र सक्षम है, इसीलिए तो शुक्र को यहां रख के दिखाया जा रहा है। तो यहां तो कोई 6, 8, 12 जैसा संबंध नहीं हुआ। अब आगे देख लीजिए अपने स्थान से शुक्र कहाँ है, इस स्थान से शुक्र कहाँ है, ये गणना आप लोग करते रहिए। तो इसीलिए कहा गया कि यदि रवि शुक्र पंचमस्तो धनवान और भाग्यवान भवेत, धनवान होंगे तो भाग्यवान हो ही जाएंगे। आज कलयुग में धन की ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसके पास धन है हम सभी उसको बड़ा भाग्यशाली कहते हैं। हम लोगों को भी यही समझना चाहिए। आगे आप लोगों ने देखा कि हम 2 श्लोकों की व्याख्या किए। हमको उम्मीद है कि आपको व्याख्या समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई भी परेशानी हो तो नंबर हमारा आपके पास होता है। और जो हमारे क्रम से पाठक हैं, जो सभी पाठों को पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या भविष्य में पढ़ेंगे, यदि आज हमारा संवाद सुन पा रहे हो तो आप अपना नाम, नंबर और जिस स्थान में आप रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वो व्हाट्सएप कर दीजिए। कभी मौका लगेगा आपके शहर आने का तो आपको कॉल जरूर किया जाएगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।